भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। उनकी स्मृति में समर्पित शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी सम्मानित शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन्हें बेस्ट टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से मुबारकबाद देता हूं। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े यूनियन टेरिटरी के सभी टीचर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेहता जी ने कहा कि सबको क्यों नहीं, पुरस्कारों की संख्या, सम्मानों की संख्या सीमित होती है। हम जानते हैं कि और भी सारे शिक्षक हैं जिनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन संख्या सीमित होने के कारण हम सबको सम्मानित नहीं कर पाते हैं। आप में से अनेक लोगों को ये बात मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे और उसके पश्चात 3 साल तक जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसमें भारत के राजदूत रहे, एम्बेसडर थे। 52 से लेकर 1952 से 62 तक वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। अब पूरे उनके जीवन का मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद सदैव अपने को विशुद्ध टीचर मानते थे। ये सबसे बड़ी विशेषता थी। वो जितना शिक्षक के रूप में अपने दायित्व को निभाते थे उससे बेहतर स्टूडेंट की तरह जीवन भर व्यवहार करते थे। और शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, शिक्षक तो रहे ही लेकिन जीवन भर स्टूडेंट की तरह व्यवहार करे, ये बड़ा आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अंदर शिक्षक तो जीवित था ही, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ न कुछ नया सीखना, एक नए प्रकार की जिज्ञासा उनमें जीवंत थी, इसलिए वो आदर्श शिक्षक थे। जब वो देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो उन्हें एक बात पता लगी कि बाबा शिवपुरी एक संत थे, पूरे दुनिया भर घूम करके वापस आए थे और बड़ी चर्चा थी कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो किताबी नहीं है बल्कि अनुभव पर आधारित है। वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने तय किया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। उम्र भी हो गई थी, बावजूद इसके उनके चरणों में सर नवाया और उनसे पूछा कि गुरुजी, एजुकेशन में संपूर्ण सत्य क्या है? तो बाबा शिवपुरी ने कहा, आत्मिक, नैतिक और शारीरिक, यह 3 तत्व एक विद्यार्थी के लिए 3 मंजिले मकान की तरह होते हैं, यानी समझ, संकल्प और ऊर्जा। और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उसी के अनुरूप आध्यात्मिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और बौद्धिक व्यवस्था का पालन करे। उनका कहना था कि एजुकेशन को किसी क्लासरूम में बैठकर बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है उसे हूबहू उतारने के दृष्टिकोण के बजाय विचार, भाव और संवेदना की तरफ देखने की जरूरत है। क्लासरूम एजुकेशन का एक छोटा सा रूप है और मुझे लगता है कि वो 5-6% है इस एजुकेशन का एक हिस्सा। पूरी शिक्षा, संपूर्ण एजुकेशन को उससे अलग देखा जाता है। उसमें स्टूडेंट के टैलेंट, उनके अंतर्भाव, जैसा प्रोफेसर राजपूत बता रहे थे, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी क्यूरियोसिटी, ये अनेक तत्व शामिल हैं। जब डॉक्टर राधाकृष्णन मुलाकात के बाद शिवपुरी जी से विदा लेकर चलने लगे तब बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान टीचर का अर्थ है कि वह स्टूडेंट का सबसे सक्रिय असिस्टेंट बनकर उसके भीतर समझ, संकल्प
और ऊर्जा की बिल्डिंग को मजबूत बनाने का काम करे। इसलिए मैं जब भी शिक्षा के पूर्व स्वरूप और आज हो रहे बदलाव को देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक टीचर के साथ आपको कई रोल निभाना है। सबसे पहले एक माइनिंग इंजीनियर का, जो एक स्टूडेंट रूपी छिपे हुए हीरे जवाहरात मोती को ढूंढना है। दूसरा रूप मैं देखता हूं टीचर का, जेमोलॉजिस्ट भी है वो, और अलग अलग टैलेंट के हीरे को परखने का काम भी करता है, उन्हें गढ़ता है। और वो प्रोफेशनल ज्वेलर भी है, जो उन बहुमूल्य रत्न हमारे स्टूडेंट्स की प्रकृति के मुताबिक उन्हें चमकाता है, उन्हें सही स्वरूप प्रदान करता है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत टैलेंटेड हो सकता है, कोई संगीत में, कोई आर्ट में, कोई साइंस में, लेकिन यह जानेगा कौन? इसका जवाब है कि अनगढ़ हीरों को जानने के योग्यता सिर्फ और सिर्फ टीचर में ही होती है। उसमें टेक्नोलॉजी और गूगल मदद नहीं कर सकते। इसलिए टीचर का वास्तविक अर्थ शिक्षा देने वाला नहीं है। टीचर का वास्तविक अर्थ है कि प्रकृति ने, नेचर ने स्टूडेंट्स के रूप में हमें जो प्रेशियस डायमंड्स दिए हैं, उन्हें ढूंढकर उसमें जो संभावना है उतना ही मूल्य पैदा कर सके। टैलेंट मौजूद है, टीचर्स को उन्हें खोजना होगा और तराशना भी होगा। कई बार शब्दों का खेल होता है। बात बात में हम कई बार कहते हैं कि टीचर वह है जो बच्चों के मन को नए रूप में तैयार करता है, उसके व्यक्तित्व को नया आकार देता है, नए भविष्य का निर्माण करता है ताकि राष्ट्र निर्माण किया जा सके। एक टीचर के लिए यह भी संपूर्ण परिभाषा मैं नहीं मानता। यह उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक हिस्सा है। टीचर तो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। टीचर सबसे पहले 30-40 साल या उससे पहले से भी चल रहे बने बनाए ढांचे को तोड़ने का काम करता है। वह सिर्फ बच्चों के दिमाग को, माइंड को नया आकार, नई दिशा नहीं प्रदान करता, बल्कि वो बच्चों के माइंड में सोचने की नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई सोच का प्रकाश भी पैदा करता है। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा टीचर वही है जो अपने क्लास में टेस्ट के दौरान फर्स्ट स्थान पाने वाले स्टूडेंट को रिवार्ड नहीं देता, बल्कि वह टॉपर्स की लाइनों को तोड़कर सभी को समान रूप से उनके अनोखेपन, उनके यूनिकनेस के लिए सम्मानित करता है। और एजुकेशन का, शिक्षा का जो लक्ष्य है, कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं बल्कि क्रिएटिव एंड क्यूरियस माइंड तैयार करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र हुआ यहाँ। वो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो एक बात कहते थे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करता हूँ जिसमें वह सीख सके। क्योंकि अगर उसे कुछ याद करा दिया गया, रटा दिया गया, तो शायद वह जीवन में ए स्थान से बी स्थान की यात्रा तय कर सकता है। लेकिन अगर उसने सीख लिया तो उसकी कल्पना स्वयं विकसित हो जाएगी, फिर पूरी दुनिया उसके लिए छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि टीचर का सबसे बड़ा रोल यह है कि वह क्लासरूम में क्रिएटिविटी को पैदा करे, आने दे। हर एक टीचर के भीतर इतना साहस जरूर होना चाहिए, वह पुरानी धारणाओं को समाप्त करके बच्चों को स्वयं अपनी सृजनशीलता विकसित करने में मदद करे। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में अनेक शोध, अनेक रिसर्च हुए जिनका कहना है कि ऐसे बच्चे जिन्हें टेस्टिंग के बोझ से हटाकर क्रिएटिव वातावरण दिया गया, उन बच्चों का मोटिवेशन लेवल, सेल्फ स्टीम बाकी बच्चों से बेहतर था। इस साल मई महीने में ब्रायंट यूनिवर्सिटी एक उसने रिसर्च किया जिसके मुताबिक क्लासरूम में अगर क्रिएटिविटी को आप प्रमोट करते हैं तो स्टूडेंट्स में इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल इंडिपेंडेंट और इनोवेटिव थिंकिंग का जन्म होता है।
इस तरह के अध्ययन और सर्वे आज पूरी दुनिया भर के अनेक देशों में हो रहे हैं और बच्चों को भी आजकल 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे या लैब अथवा बाहर फील्ड में काम करते हुए सीखना चाहेंगे। स्पेन में लगभग 70% बच्चों ने कहा कि वह क्लासरूम के बाहर निकलकर सीखना चाहेंगे। कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस के बच्चे चाहते हैं कि उनका क्लास और फील्ड वर्क का समय दोनों लगभग बराबर हो। मैं समझता हूं कि हमें भी इस तरह की नई व्यवस्था आने वाले दिनों में विकसित करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम में स्वस्थ कंपटीशन और क्रिएटिविटी का संतुलन बराबर बना रहे, इसको भी हमें सुनिश्चित करना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टेस्ट को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, बल्कि ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि दोनों में बैलेंस हो। टेस्ट कंपटीशन पर आधारित न होकर लर्निंग पर आधारित हो, ओरिजिनलिटी एक्सपेरिमेंट पर आधारित हो, क्रिएटिव साइंटिफिक एक्टिविटी पर आधारित हो। स्कूल में गोल्ड मेडल से ज़्यादा सम्मान क्रिएटिविटी और बच्चों की इंडिविजुअलिटी को मिले। और लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमें एक बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इसके आने के पहले एजुकेशन सिस्टम हमारा गोल्ड मेडलिस्ट, सफल स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स में की ज़्यादा चर्चा हम करते थे। उस सिस्टम में कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट के लिए मुश्किल से जगह होती थी, जबकि ये सच है कि एक स्टूडेंट के भीतर संभावना को नंबरों से नहीं आंका जा सकता है। जितनी सफलता का सम्मान है उतना ही सम्मान असफलता का भी होना चाहिए। जो असफल हो गया उसकी संभावना समाप्त नहीं होती है, बल्कि वह उसकी भविष्य की सफल यात्रा का मात्र एक हिस्सा है और आगे सीख करके अधिक शक्ति जुटाकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और हम सबके आंखों के सामने उदाहरण है, 2019 में जब चंद्रयान असफल हो गया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इससे सीखकर आगे भविष्य में अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। चंद्रयान 2 का फेल्योर चंद्रयान 3 की सफलता का आधार बना। चंद्रयान 2 के दौरान जो गैप थे उन्हें भर करके हमारे वैज्ञानिकों ने सुनिश्चित किया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक साउथ पोल रीजन में लैंड करे। इसलिए ये ध्यान हमें रखना होगा कि जीवन में सफलता एकमात्र मंत्र नहीं है, बल्कि सीखना एकमात्र मंत्र है। और यह सीखना, ये लर्निंग, ये प्रक्रिया स्टूडेंट और टीचर्स की साथ साथ चलती रहनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर राजपूत आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके बारे में ढेर सारी बातें बताई गई हैं। आज मैं कह सकता हूँ, इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं देश में, जितना करीब से इन्होंने देखा है और योगदान दिया है, देश में बहुत कम लोग हैं। मैं उनका अपनी ओर से जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूँ। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर सदैव इनका बल रहा है, बराबर इन्होंने इस बात पर बल दिया है। 30-40 वर्ष पहले पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का मानना था, और हम लोग भी यही मानते थे। हम लोग उसी ज़माने में पढ़ते थे कि पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं समझता हूँ कि अलग अलग भाषा और अलग अलग समाज और संस्कृति में ये सच्चाई अनेक बार दोहराई जाती थी। वैश्विक परिवर्तनों ने इस मिथक को अब तोड़ दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने प्रयासों से सफलता का केंद्र स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को बनाकर इस कहावत को काफ़ी हद तक समाप्त करने में सहायता की है। एक स्टूडेंट का टैलेंट ही भविष्य का केंद्र बने तथा एजुकेशन सार्थक हो, नहीं तो स्टूडेंट इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करने की बजाय सिर्फ मैकेनिकल होगा और उसमें डेटा स्टोरेज डिवाइस से ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। बुनियादी रूप से बच्चे में सीखने की ललक तभी पैदा होगी जब उसके भीतर
जो बात मेहता जी कह रहे थे कि डर खत्म होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसे भी बदलने का प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से बच्चा भयभीत हुआ करता था, अगर उसके नंबर अच्छे नहीं आए तो घर पर अभिभावक भी डांट देंगे। सीखने से ज़्यादा उसका ध्यान इस बात पर होता था किस तरह से पूरा सिलेबस याद कर ले, ताकि जब सर पूछें तो बेहिचक मैं सब कुछ बता सकूं, जब हाजिर जवाब रहूं पूरी तरह से। उस सिस्टम ने बच्चों के सीखने की ललक को समाप्त कर दिया था, और मैं नहीं समझता हूं कि एक फियरफुल स्टूडेंट किसी तरह की क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ सकता है। उसकी यूनिकनेस, उसकी इंडिविजुअलिटी ऐसे वातावरण में विकसित नहीं हो सकती है। एक येल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रिसर्चर्स ने कुछ दिन पहले स्कूल स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया। ट्रेडिशनल तरीके से करिकुलम को फॉलो करते हुए पढ़ाई के दौरान बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। उस सर्वे में 75% बच्चों ने कहा कि हम टायर्ड और बोर्ड महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, और जवाब को याद करके परीक्षा में लिखने की बजाय प्रैक्टिकल ढंग से तरीके से हम सीखना पसंद करेंगे। अर्थ ये हुआ कि उस सर्वे का निष्कर्ष यह था कि ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई बच्चों में निगेटिव फीलिंग पैदा कर रही है। इस तरह के दुनिया भर में होने वाले अनेक रिसर्च के बारे में आप में से भी अनेक लोग पढ़ते हैं, और इस बात पर यकीन मेरा पुख्ता हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सिलेबस से अलग हटकर एक टीचर को नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट बनना होगा, ताकि बिना किसी कंपैरिजन के स्टूडेंट के यूनिक पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर, बिना किसी कंपैरिजन के उसकी इंडिविजुअलिटी और सीखने की ललक को जागृत किया जा सके। अस्तित्व में कुछ भी एक जैसा होता नहीं है। दो पेड़ों में भी कोई समानता नहीं होती है। दो फूलों के रंग भी अलग अलग होते हैं, उनकी खुशबू एक दूसरे से भिन्न होती है। दो नदियाँ अलग अलग हैं, और इसी यूनिकनेस की वजह से दोनों की सुंदरता भी अलग अलग है। और ठीक इसी प्रकार दो स्टूडेंट भी अलग अलग हैं। किसी की रुचि मैथ में है तो कोई कलाकार है। उसकी यूनिकनेस को समझकर हमें उसकी लर्निंग को प्रोत्साहित करना होगा। इसलिए टीचर्स के ऊपर आज एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वह स्टूडेंट्स की प्रतिभा को मापने के लिए पहले के बने बनाए टेस्ट पैटर्न को जल्दी से जल्दी बदले, सफलता सक्सेस की नई डेफिनेशन तैयार करे, जिसमें नंबर मार्क्स नहीं बल्कि क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग को सम्मानित किया जा सके। साथियों, मैं सभी टीचर्स तथा पेरेंट्स से एक और अनुरोध करना चाहूँगा। अगर हर एक स्टूडेंट्स को हम सिर्फ वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन बनाने की कोशिश करेंगे तो इस समाज से, इस देश से रचनात्मकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप हर स्टूडेंट को डॉक्टर बनाना चाहेंगे तो संगीतज्ञ, पेंटर, कलाकार ये कौन बनेगा? डॉक्टर राधाकृष्णन जी स्वयं कहते थे, इंजीनियर वैज्ञानिक के साथ ललित कला साहित्य के अध्येता भी समाज को जरूरी रूप से चाहिए। और इस दशक में अब तो परिवर्तन इतनी तेज गति से हो रहा है। अभी राजपूत साहब बता रहे थे, पता नहीं 2025 का स्वरूप कैसा होगा, हम इस सभागार में बैठकर कल्पना नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स का झुकाव किस तरफ है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप जो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, शायद 2025 तक वो रिलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आप भी नहीं जानते हैं। इसलिए तेजी से हो रहे वैश्विक परिवर्तन के इस दौर में टीचर्स का सबसे प्रमुख लक्ष्य यही होना चाहिए कि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देने के बजाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आज देश के कुछ स्कूलों में टीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वो हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी और इंटरेस्ट को समझकर उसे लर्निंग के लिए प्रोत्साहित कर सकें। कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल द्वारा ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है
उस पर बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर उनका ध्यान बंट रहा है तो कोशिश की जा रही है। अगर उनका ध्यान बंट रहा है तो कोशिश की जा रही है कि वन साइडेड टीचिंग की बजाय इंटरैक्टिव लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके। मैं आलोक कुमार जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने सभी अधिकारियों और सभी प्राचार्यों और शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में होने वाले बदलाव को देखते हुए लर्निंग पर हम अधिक से अधिक फोकस करें। डिग्री नहीं बल्कि जरूरी स्किल बच्चों को हम दे सकें। ट्रेडिशनल एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी आवश्यक होगी। मेरी फ्लाइट लैंड कर गई है, मुझे दूसरे कार्यक्रम में जम्मू भी जाना है, तो मैं अब 2 मिनट में 2 बात कह के ख़त्म करता हूँ। 2-3 बातें मेहता जी ने बताई कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पे अभियान है। मुझे लगता है कि आज के दिन क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारी बच्चियों की शिक्षा 100% आने वाले 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की कोई बच्ची ऐसी नहीं होगी जो शिक्षित न हो। क्योंकि ज़िलों में जब मैं जा रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ तो अभी भी सामान्य रूप से देखने में आता है कि बच्चियाँ, जब मैं कन्वोकेशन में जाता हूँ तो 75% गोल्ड मेडल बच्चियाँ पा रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि अभी उनकी शिक्षा उस स्तर पर नहीं पहुँची। मुझे लगता है कि आज के दिन की सार्थकता यही है कि पूरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर प्रशासन ये संकल्प ले कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर की एक बच्ची ऐसी नहीं होगी जो स्कूल न जाए और जिसे हम पूरी तरह से पढ़ा न सकें। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के समाज को होगा। आप सब जानते हैं पिछले 3 वर्षों से शिक्षक दिवस के साथ साथ 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जयंती है। मैं आलोक जी ने कार्यक्रम बनाया है स्कूली शिक्षा विभाग ने और उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं आग्रह करूंगा कि आज के बाद हम उस कार्यक्रम में जुटें और उस कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताई गई है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को भी हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। टीचर्स और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दिक्कत मैं जानता हूँ। राजनीतिक कारणों से बिना समझे हुए लोगों ने घोषणाएं कर दी कि इस स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं। न उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, न वहाँ मैन पावर की जो ज़रूरत थी उसको स्वीकृत किया गया। और ये विरासत में मिली हुई एक समस्या हमको है, लीगेसी बेस्ड इशू है ये। इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता है। आज 7000 ऐसे विद्यालय हैं जहां हमारे पास शिक्षकों और विद्यार्थियों को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है। आज के दिन 5 सितंबर को मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि 6000 विद्यालयों के अपग्रेडेशन के लिए इसी साल धन उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो 1000 बचेंगे उन्हें अगले वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा। और इसीलिए इस तरह की घोषणाएं हम लोगों ने बंद कर दी। जहाँ जाता हूँ वहीं कागज़ पर लिख के आ जाता है कि साहब ये हमारा स्कूल है, इसको अपग्रेड कर दीजिए। बिना सोचे समझे अगर इस तरह से स्कूल अपग्रेड होंगे तो हम यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन विचार कर करेंगे। अगर 5 स्कूल का अपग्रेडेशन करेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा मैन पावर दे करके करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और जो बात राजपूत साहब ने कही, एक बात जोड़ करके जापान का जिक्र उन्होंने किया। मित्रों, आपको एक बात जाननी चाहिए कि एक समय था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% हिस्सेदारी भारत की थी। ग्लोबल जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हमारा था। और एक बात जान लीजिए कि हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थे कि हमारे पास सोने की माइनिंग होती थी। हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और हमारे टीचर्स के कारण हम सोने की चिड़िया बने थे। और मैं 2 घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं तो आके यहाँ से विदा लूंगा। एक, सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन घोषणा कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कि विज्ञान के पास, साइंस के पास ऐसी कोई विधा नहीं है कि नेविगेशन, माने समुद्र में पानी के जहाज ले जा सके। जिस दिन सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे थे, उसके कई वर्ष पहले हिंदुस्तान के लोगों ने लागरथिम के आधार पर ऐसे यंत्र बनाए थे
कि भारत के पानी के जहाज सुदूर अफ्रीका के आगे जाकर के व्यापार करते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया बनी थी। और दूसरी इतिहास की घटना है, सिकंदर का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, और पोरस का भी। बड़ी दोस्ती हो गई दोनों की। क्या आपको पता है कि सिकंदर और पोरस के दोस्ती का राज क्या था? जो इतिहास के शिक्षक हैं शायद उनको पता हो। सिकंदर जब आक्रमण किए थे, मगध की सेना यही सिंध नदी के किनारे थी, उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर आए और पता करके गए तो जा करके सिकंदर को बताया कि बड़ी संख्या में लोग तलवार लेकर के खड़े हैं, हाथी और घोड़े पर भी सैनिक सवार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं युद्ध का। सिकंदर के पैर वापस हो गए, सिकंदर वापस चले गए। रास्ते में उनकी पुर्राज पोरस से भेंट हुई, और पुर्राज ने, पोरस ने उनको जो गिफ्ट दिया था वो भारत में निर्मित इग्नॉट स्टील, जिससे दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनती थी, वो भारत में बनती थी, दुनिया में कहीं नहीं बनती। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, विकसित भारत अगर बनना है, और निश्चित रूप से बनेगा, तो शिक्षकों के बदौलत बनेगा, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बदौलत बनेगा। उस बात को मैं डिटो करता हूं जो प्रोफेसर राजपूत ने कही है। मैं आप सबको फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।